हाँ, तो आज का क्लास है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। किसी भी सॉलिड स्टेट में यानी कि सॉलिड सब्सटेंस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो डिफेक्ट है दो तरह के होते हैं। एक को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। एक हमारा पॉइंट डिफेक्ट, एक हमारा लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट का सिंपल मतलब, पॉइंट डिफेक्ट का सिंपल मतलब क्या है? ये हमारा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम क्रिस्टलाइन है। A defect arises due to atom or ion missing from lattice point. ठीक, from lattice side and occupy another lattice side. कोई भी सॉलिड के अंदर अगर कोई लैटिस पॉइंट में डिफेक्ट हो जाए, लैटिस पॉइंट में, तो हम इसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। और अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में पूरा का पूरा लाइन ही डिफेक्टेड हो जाए, यानी arises due to displacement of a row of lattice side, complete row of lattice side। लेकिन हमें लगना कहीं कोई परेशानी हो बोलना जरूर। पॉज इसलिए हो गए कि आज थोड़ा पॉज हो गए थे, हम समझ गए। आज ये थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है और इसका जिस फोन से क्लास ले रहे हैं उसका नेट खत्म हो गया। अब इसके हम वाईफाई से कनेक्टेड है, इसमें जब भी फोन आएगा तो ये पॉज हो जाएगा। तो थोड़ी सी आज परेशानी है और हम किसी का फोन उठा भी नहीं सकते। डिफेक्ट को हम इरेगुलरिटी ही बोलते हैं। ध्यान देना, ध्यान से सब लोग, कोई खेल नहीं। तो अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी एक लैटिस पॉइंट में डिफेक्ट हो तो पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरा का पूरा लाइन ही डिफेक्टेड हो तो लाइन डिफेक्ट, तो हम उसे लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने हैं, लाइन डिफेक्ट। अब अगर पॉइंट डिफेक्ट है, हमें पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ने। अब अगर पॉइंट डिफेक्ट है तो फिर तीन बातें, वही तो बताने जा रहे हैं कि डिफेक्ट आता कैसे, वही बताने जा रहे हैं। डिफेक्ट में आप यही पढ़ेंगे कि ये डिफेक्ट आता कैसे है और डिफेक्ट होने की वजह से सॉलिड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने तो सिर्फ बताया कि अगर किसी एक लैटिस पॉइंट में डिफेक्ट है तो पॉइंट डिफेक्ट, और अगर पूरा का पूरा एक रो डिफेक्टेड है तो लाइन डिफेक्ट। हमें लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ने होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट है तो तीन बात, एक स्टेचियोमेट्री, एक स्टेचियोमेट्री, दूसरा नॉन स्टेचियोमेट्री और तीसरा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। तीन तरह के डिफेक्ट, मुझे तीनों को सेपरेटली पढ़ना, तीनों को मुझे सेपरेटली पढ़ना। तो ध्यान देना, सबसे पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेचियोमेट्री, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट क्या है और कैसे आता है, एक लाइन लिखेंगे। डिफेक्ट, पहले तो एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने के बावजूद कटायन और अनायन का रेशियो सेम रहे, ओनली पोजीशन चेंज। कटायन और अनायन का रेशियो सेम रहे, उसे हम स्टेचियोमेट्रिक कहते हैं।
हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से ये डिफेक्ट होता है, इसलिए इसे हम थर्मोडायनेमिक और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। यानी इन सच डिफेक्ट रेशियो ऑफ cation and anion are same। कटायन और अनायन का रेशियो सेम रहेगा, ओनली पोजीशन चेंजेस, केवल पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट इन्हें कहते हैं कारण। तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये वर्ड जो है हीटिंग का है। थर्मोडायनेमिक इफेक्ट मतलब हीटिंग इफेक्ट। आपने पढ़ा है सेमीकंडक्टर में, अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है, हम आज देखिए, अभी आप केवल ध्यान से सुनो, अभी क्वेश्चन मत पूछो, जब हम बोलेंगे तब क्वेश्चन पूछना। अभी तो हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, आपने सवाल पूछ लिया। सवाल अभी ना पूछा जाए, अभी सिर्फ सुनवा तभी। तो ये डिफेक्ट हीटिंग इफेक्ट से होता है। आपने सेमीकंडक्टर में भी दिखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है उसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट से जो डिफेक्ट हो रहा हो उसे थर्मोडायनेमिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का दो नाम और भी है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट से। अब ये जो स्टोइचियोमेट्रिक है ये दो तरह का, एक है हमारा मॉलिक्यूलर, और दूसरा है हमारा आयोनिक। अब अगर मॉलिक्यूलर है तो फिर दो बातें हैं। एक है हमारा वैकेंसी और दूसरा है इंटरस्टिशियल। केवल ध्यान देना। अब अगर आयोनिक है तो फिर मेरे पास दो बातें हैं। एक है शॉटकी और दूसरा है फ्रैंकल। आयन और मॉलिक्यूलर दोनों सेम है, जो डिफेक्ट ये है वही डिफेक्ट ये है। फर्क कितना है कि यहाँ सॉलिड के अंदर में मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिफेक्ट। यहाँ सॉलिड के अंदर में मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिफेक्ट। यहाँ सॉलिड के अंदर में आयन्स है, क्योंकि आयोनिक डिफेक्ट। आयन्स है इसलिए आयोनिक डिफेक्ट। अब हमारी बात सुनो ध्यान से। हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, चाहे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है चाहे वो आयोनिक सॉलिड है, HCl का सॉलिड है, NaCl का सॉलिड है। एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं समझने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में है। तो दो बातें, हीटिंग इफेक्ट की वजह से अगर कोई मॉलिक्यूल अपने लैटिस पॉइंट को लीव कर दे, अपने पॉइंट को लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाए किसी दूसरे जगह पे, सॉलिड के अंदर ही लेकिन किसी दूसरे जगह, तो ये जगह खाली हो जाएगी। ऐसे डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट, जिसकी वजह से, यानी सिंपल वे में मॉलिक्यूल जो है लीव इट्स पोजीशन, मॉलिक्यूल अपना पोजीशन लीव कर दिया, और जिसकी वजह से डेंसिटी जो है इस सब्सटेंस का पर यूनिट सेल डिक्रीज हो।
दैट इज वैकेंसी। अब सवाल है कि ये कहीं पर गया, कहाँ गया? सॉलिड के अंदर। अब जिस पोजीशन के अंदर जाएगा तो जगह तो उसे खाली मिलेगा नहीं। इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे यूनिट सेल के इस खाली से जगह में चला है। मॉलिक्यूल सॉलिड में ही, हम पर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस पर यूनिट सेल की बात आप कर, कोई दिक्कत? अब ये मॉलिक्यूल कहीं गया तो कहीं ना कहीं आया है। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल फिल इन द एम्प्टी स्पेस, दैट इज इंटरस्टिशियल। मॉलिक्यूल फिल इन एम्प्टी स्पेस यानी वॉइड यानी इंटरस्टिशियल साइट, इस वजह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एम्प्टी स्पेस, खाली से जगह पे चला गया तो इसका डेंसिटी बढ़ गया। बिल्कुल, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, कोई दिक्कत? तो हीटिंग इफेक्ट से मॉलिक्यूल के अंदर में दो तरह का डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट की बात करें, एक वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब कोई दिक्कत? अब बिल्कुल इंटरस्टिशियल के लिए पहले वैकेंसी होना चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो हमें मतलब है आने से, कहां से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो मुझे मतलब है आने से, कहां से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अब बिल्कुल सेम, ध्यान देना। अब हीटिंग इफेक्ट की वजह से सेम नंबर ऑफ कैटायन और अनायन दोनों रिमूव हो जाए। नहीं नहीं, इम्प्यूरिटीज की बात क्यों करेंगे? इम्प्यूरिटीज यहाँ कहाँ है? यहाँ कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है, कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है, इन्हीं के मॉलिक्यूल हैं। हीटिंग इफेक्ट से इधर उधर खिसक गए। अरे कहाँ चेंज हो गया? कहाँ चेंज हो गया? रेशियो कैसे चेंज हो गया? मॉलिक्यूल गया है, एक मॉलिक्यूल के अंदर में कैटायन अनायन दोनों होता है। एक मॉलिक्यूल गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, तो एक मॉलिक्यूल गया तो कैटायन अनायन दोनों गया, तो तुम्हारा रेशियो तो सेम रहा। अब इस पर आ जाइए, अगर सेम नंबर ऑफ कैटायन अनायन दोनों रिमूव हो जाए, रिमूव सेम नंबर ऑफ cation and anion, remove same number of cation and anion, that is Schottky effect, हीटिंग इफेक्ट की वजह से किसी भी तरह। तो इसमें भी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी हमारा कम हो जाएगा। सेम नंबर में अगर दोनों रिमूव हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी। मोस्टली shown by alkali metal, shown by alkali metal यानी NaCl, KCl, Mg2Cs, इनके लिए अल्कली मेटल से ये डिफेक्ट हो, डेंसिटी कम होगी। ये थोड़ा सा अलग, यहाँ पर ना तो कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, कोई खुद के कैटायन अपने ही यूनिट सेल में डिसलोकेट हो जाएगा, खाली से जगह में शिफ्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा डिफेक्ट, यानी कि कैटायन, सिंपल वे में कैटायन मूव टुवर्ड्स void, कैटायन मूव टुवर्ड्स void। तो ऐसे कंडीशन में ना तो डेंसिटी बढ़ा ना घटा, डेंसिटी सेम, डेंसिटी सेम। इसलिए ऐसे डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, यानी डिसलोकेट हो, इसलिए इसे डिसलोकेशन
डिफेक्ट। अल्कली मेटल का साइज बड़ा होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कभी अल्कली से शो नहीं करता। नॉट शोन बाय अल्कली। फ्रैंकल डिफेक्ट कभी भी अल्कली मेटल शो नहीं करता है। क्यों? पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी अल्कली मेटल हैं अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। तो मेनली कौन शो करेगा? जैसे AgCl, ZnS, ETC। एक कंपाउंड कॉमन होता है अपने साइज की वजह से, एक्सेप्शनल केस AgCl नहीं, सॉरी, AgBr दोनों डिफेक्ट शो करते हैं। AgBr का कुछ साइज ऐसा डेवलप होता है कटायन और अनायन का कि दोनों शो करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये फिर से, कुछ लोग बोल रहे हैं ये फिर से। हम सारी बातें फिर से बोल रहे हैं, चिंता ना करें, ध्यान से केवल देखिए। स्टेचियोमेट्रिक का मतलब है कटायन और अनायन का रेशियो सेम, ठीक है। सॉलिड मॉलिक्यूल से बना है या आयन से? मॉलिक्यूल से बना है तो मॉलिक्यूलर डिफेक्ट, आयन से बना है तो आयोनिक डिफेक्ट। अब मॉलिक्यूलर है तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। ये मॉलिक्यूल यहाँ से हटा, जगह खाली हो गया, वैकेंसी। लेकिन जिसके पास गया उसका जगह बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आयोनिक में अगर सेम नंबर ऑफ कटायन और अनायन दोनों निकल जाए तो शॉर्टकी डिफेक्ट, डेंसिटी कम हो गया। ये मोस्टली अल्कली मेटल शो करते हैं जिसके कटायन का साइज बड़ा होता है, लेकिन बड़ा साइज कभी भी वॉइड में नहीं जा सकता, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट कभी भी अल्कली नहीं शो कर सकता। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई अल्कली metal does not show Frankel defect due to its large size. It could not dislocate into voids. कटायन अपने जगह से void की तरफ मूव कर गया, ना तो कोई बाहर निकला ना कोई अंदर आया, यानी डेंसिटी रिमेन्स सेम। दैट इज द केस। कोई दिक्कत? तो ये है पहला पॉइंट, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या उम्मीद करें आपको समझ आया। हम आगे चले, ध्यान देना, कहीं कंफ्यूजन हो बोलना जरूर। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, AgBr दोनों डिफेक्ट शो क्यों करता है? अपने साइज की वजह से। कटायन और अनायन अपना साइज कुछ ऐसा है, Ag जो है ना तो बड़ा ना छोटा, एवरेज में आता है। Br भी काफी बड़ा साइज होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ये दोनों शो करता है। तुमसे पूछेगा सिंपल कि कौन सा एग्जाम्पल है जो दोनों शो करता है, तो AgBr दोनों को शो करता है, सॉरी। अब ध्यान से देखना, अब नॉन स्टेचियोमेट्रिक, बहुत ध्यान से, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक यानी डिफेक्ट होने के बाद कटायन और अनायन का रेशियो डिफरेंट। वीडियो लग गया? क्या लग गया? इधर, डिफेक्ट होने के बाद कटायन और अनायन का रेशियो डिफरेंट, यानी सिंपल वे में डिफरेंट रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले बता दूं, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इनके दो डिफेक्ट,
एक है मेटल एक्सेस, ठीक, और दूसरा है अनायन एक्सेस। मेटल एक्सेस का मतलब कटायन एक्सेस, ठीक है, मेटल एक्सेस का मतलब, और दूसरा है अनायन एक्सेस। अब कटायन और अनायन में डिफरेंट रेशियो है, तो या तो पॉजिटिव ज्यादा होगा या नेगेटिव ज्यादा होगा, सीधी सी बात। अगर डिफरेंट रेशियो है इट मींस डिफेक्ट होने के बाद या तो पॉजिटिव ज्यादा होगा या नेगेटिव ज्यादा होगा, दो बातें। अब पॉजिटिव ज्यादा है तो फिर दो बातें, पॉजिटिव ज्यादा है तो फिर दो बातें। एक, ड्यू टू अनायन वैकेंसी, मतलब अगर अनायन की कमी हो गई तो कटायन ज्यादा होगी। दूसरा, ड्यू टू कटायन एक्सेस, यानी एक्स्ट्रा कटायन आ गया। अगर कटायन ज्यादा है तो दो बातें फिर हो गई, या तो अनायन में कमी हो गई तो ये ज्यादा, या फिर ये एक्स्ट्रा आ गया। तो मेटल एक्सेस में दो कारण, एक ड्यू टू अनायन वैकेंसी, और दूसरा ड्यू टू कटायन एक्सेस या एक्स्ट्रा कटायन, कटायन एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेस कटायन। तो मेटल एक्सेस के दो कारण, इसको अभी रुक देंगे। देखिए, अनायन एक्सेस का दूसरा मतलब मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट भी हम इसे कहते हैं, और मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट भी। तो जरा ध्यान से देखो अच्छी तरह, थोड़ा इधर करते हैं क्योंकि पहले ये पार्ट समझा। तुम्हारे पास आयोनिक सॉलिड है, मर्जी तुम्हारी, NaCl, KCl, LiCl कुछ भी ले लो, मर्जी तुम्हारी, आयोनिक सॉलिड। हमने आयोनिक सॉलिड ले लिया। अब जिसका सॉलिड होगा उसी के कटायन के वेपर में हीट करो, जिसका सॉलिड होगा। अगर हमने माना कि ये NaCl का सॉलिड, तो सोडियम के वेपर में हीट करोगे, सोडियम के वेपर में तुम इसे हीट करोगे। अगर KCl होता तो पोटेशियम के वेपर में हीट करते। तो सोडियम का वेपर का मतलब, सोडियम जो है वेपर फॉर्म में कैसा होगा, ऐसा होगा, सोडियम वेपर फॉर्म में ऐसा होगा। तो अगर तुमने किसी भी सॉलिड को हीट किया, माना माना ये सॉलिड है और तुमने इसे हीट किया, तो अगर ये NaCl का सॉलिड है और तुमने नीचे से सोडियम का वेपर दिया, तो सोडियम वेपर फॉर्म में ये वेपर जाकर नीचे चिपक जाएगा, ये वेपर जाकर इसके नीचे चिपक जाएगा, और ये कटायन इस अनायन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो पर यूनिट सेल अनायन की कमी हो गई, ये कटायन इसके सरफेस पर आया, तो ये कटायन इस अनायन को अपने कैप्चर में ले लिए। क्योंकि तुम इसको इसके वेपर में हीट, सॉलिड लटका दिए और नीचे से वेपर दे रहे हैं, बिल्कुल बाइंडिंग फोर्स रहेगा ही, बिल्कुल बाइंडिंग फोर्स रहेगा। अगर सेम कंपाउंड का कटायन या अनायन अगर आएगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा आयोनिक सॉलिड है, और कोई आयन जाएगा तो उसके सरफेस पर चिपकेगा। ऐसा करने से कटायन अनायन इसके कांटेक्ट में आ गया, तो एक अनायन की कमी हो गई, एक अनायन की कमी हो गई तो ये डिफेक्ट हो गया ड्यू टू अनायन वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन इस सॉलिड को न्यूट्रल करने के लिए अंदर जाएगा, अनायन के जगह पर इलेक्ट्रॉन जाएगा,
अनायन का काम तो नहीं करेगा, सिर्फ न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, क्योंकि नेगेटिव आयन डिफ्यूज हुआ है और जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन करेगा और कुछ नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जाते समय एनर्जी रिलीज करेगा, और जब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाते समय एनर्जी रिलीज करेगा, इस वजह से ये जगह कलरफुल दिखेगा, ये जगह कलरफुल दिखेगा। सोडियम होने की वजह से येलो दिखेगा, पोटेशियम होता तो वॉयलेट दिखता, लिथियम होता तो पिंक दिखता। इसे हम एफ सेंटर बोलेंगे। एफ सेंटर यानी फाइबर सेंटर, एफ सेंटर यानी फाइबर सेंटर, फॉर्मेशन ऑफ कलर, formation of color during trapping of electron, during trapping of electron, इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने की वजह से। तो नॉन स्टेचियोमेट्रिक ड्यू टू अनायन वैकेंसी। किसे समझ नहीं आया अब बोलो, जिसे नहीं समझ आया तुरंत बोलो। रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान देना, रिपीट करते हैं, ध्यान देना जिन्हें नहीं आया। हमारे पास NaCl का सॉलिड है, बताने जा रहे हैं, फिर से सुन ले, फिर से सुन। हमारे पास आयोनिक सॉलिड है, हमने इसे हीट किया, हमने माना ये KCl का सॉलिड है, हमने इसे पोटेशियम के वेपर में हीट किया, पोटेशियम के वेपर में। पोटेशियम किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में रहेगा, पोटेशियम इस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में रहेगा। तो जब इसके वेपर में तुम हीट करोगे तो पोटेशियम का वेपर जाकर नीचे चिपक जाएगा, मतलब ये पोटेशियम इस अनायन को कांटेक्ट में ले लेगा, जिसे कहा जाता है नेगेटिव आयन डिफ्यूज टू द सरफेस एंड कंबाइंड विद कटायन, नेगेटिव आयन डिफ्यूज टू द सरफेस एंड कंबाइंड विद कटायन, जिसकी वजह से एक अनायन की कमी हो गई तो अनायन वैकेंसी, यानी अनायन की वैकेंसी हो गई। अनायन की वैकेंसी मतलब कटायन एक्स्ट्रा, मतलब एक्सेस, मेटल एक्सेस। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जाता है, क्यों? अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। क्लोरीन गया है नेगेटिव, सामने गया इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो दोनों का बराबर है। ये आयन है, ये आयन नहीं है, लेकिन चार्ज तो बराबर है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाते समय एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, हाईली एनर्जेटिक है। इलेक्ट्रॉन जाते समय एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी हमें कलर के फॉर्म में दिखता है, इसलिए ये पूरा का पूरा सेंटर कलरफुल दिखता है। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वॉयलेट कलर दिखेगा, अगर सोडियम का होता तो ये येलो कलर दिखता। कटायन के नेचर पे डिपेंड करेगा कलर। अब कोई दिक्कत, आपने जब हीट किया तो एक्साइट नहीं होगा। आप किसी भी मेटल को हीट करोगे तो आयोनाइज होगा, एनर्जी मिल रहा है। आप वेपर फॉर्म ले रहे हो तो वेपर फॉर्म का मतलब एनर्जेटिक। कोई दिक्कत, फिर से बोल दीजिए जिन्हें दिक्कत है। इसलिए दो सर ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अब बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा, लेकिन हम मेनली अल्कली मेटल को लेते हैं।
क्योंकि वहां अगर कटायन जाएगा तो 2 चार्ज वाले। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वैसे कंडीशन में कटायन की वैकेंसी अनायन की वैकेंसी हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वहां। आपने अगर MgCl2 लिया तो तुमने Mg लिया तो Mg2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 क्लोरीन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन आपके माइंड में ओनली अल्कली मेटल, क्योंकि आपको अभी लिमिटेड फॉर्म पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं। ओनली अल्कली मेटल NaCl, KCl, LiCl। ठीक है, चलिए अब इस पर आते हैं, ध्यान देना। अब ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन मतलब समझना, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, हमने इसे हीट किया, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को तुमने हीट किया तो डिसोसिएट हो जाएगा Zn2+ प्लस बैलेंस करने के लिए ½ O2 और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाइट होता है, हीट करने के बाद येलो हो जाता है, ऐसा। ऑन हीटिंग इट लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। जिंक ऑक्साइड को जब तुम हीट करोगे तो डिसोसिएट हुआ, ऑक्सीजन उड़ जाता है गैसियस फॉर्म में, तो सरफेस पर क्या बचा? सिर्फ जिंक आयन, और इसको न्यूट्रल करेगा ये, तो न्यूट्रलिटी के वक्त कलर फॉर्म करेगा। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन ऑन हीटिंग, हमारी बात ध्यान से सुनना, इट लॉसेस O2 एंड टर्न येलो। समझ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, चिंता क्यों करते हैं। ये है आपका जिंक ऑक्साइड, Zn2+ कलरलेस होता है, जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है ना। कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा कटायन पर यूनिट सेल, एक्स्ट्रा कटायन पर यूनिट सेल, ध्यान दीजिएगा। आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तुम इसमें मान लो 10 10 Zn2+ है और 10 O2 नेगेटिव है। तुमने जब इसमें से हीट किया तो एक O2 निकल गया, एक O2 चला गया, तो 10 Zn2+ और 9 O2-, तो एक्स्ट्रा हुआ। जब वो रिमूव ही हो गया तो एक एक्स्ट्रा इसके कंपैरिजन में आया। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है साफ कह दो। अब बिल्कुल सही, हर डिफेक्ट हर कंपाउंड के लिए नहीं होता। अगर तुम यहाँ जिंक सल्फाइड ले लोगे तो यहाँ नहीं काम करेगा, सल्फाइड थोड़े ही उड़ेगा। तो किसी न किसी पर्टिकुलर सॉलिड के लिए होता है, हर कंपाउंड के लिए हर चीज थोड़े ही होता है। अब तुम मेटल एक्सेस ही ले रहे हो तो मेटल एक्सेस में मेनली तुम्हारा आयोनिक ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्म आएगा नहीं उसमें, ओनली फॉर अल्कली मेटल आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बस एस ब्लॉक एलिमेंट ही आएंगे इनमें, कोई और नहीं आएगा।
तो किसी पर्टिकुलर के लिए ही होता है ये डिफेक्ट। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, सोच कर हम आगे चले। सब कुछ आपके सामने है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किया, ध्यान देना, ऑन हीटिंग इट लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। किसकी वजह से? एंड टर्न येलो किसकी वजह से? ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से, ये आयन बनने की वजह से। तो क्रिस्टल के ऊपर में एक्सेस ऑफ Zn2 प्लस आ गया। क्रिस्टल के ऊपर में Zn2 प्लस एक्स्ट्रा आ गया इसकी वजह से। ठीक है, हम इंतजार में रहते हैं, हाँ ना कुछ बोलिए। अब है हमारा अनायन एक्सेस। अनायन एक्सेस यानी आफ्टर हीटिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिकम्स डिफरेंट। NaCl वाला तो दो बार बताए, एक NaCl में एक KCl में, एक बार LiCl में। अब ले लेते हैं, हमारे पास आयोनिक सॉलिड है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ ये प्लस है, ये माइनस। लिथियम कटायन है, तो लिथियम के वेपर में इन्हें हीट करो। लिथियम के वेपर, लिथियम का वेपर यहाँ जा रहा है, तो लिथियम वेपर फॉर्म में कैसा होगा? ऐसा, Li प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। जब लिथियम वेपर फॉर्म इसके सराउंडिंग अनायन को अपने कांटेक्ट में ले लेगा, तो यहाँ अनायन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन इस जगह पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर जाएगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। जाते समय एनर्जी रिलीज करेगा, जाते समय एनर्जी रिलीज करेगा, वही मुझे कलर के फॉर्म में दिखेगा। अब आफ्टर हीटिंग याद रखना, ये सारे डिफेक्ट बुक में डायग्रामेटिकली कहीं नहीं बताया गया, सिर्फ थ्योरी लिखा गया। After heating, stoichiometric coefficient becomes different. Stoichiometric coefficient become different. इनमें फर्क आएगा, ध्यान देना। डिफर, स्टोइचियोमेट्रिक बिकम्स डिफर। ये बात दिमाग में बिठा लो कि इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों भाई, ऐसा क्या बात है? बिल्कुल, क्योंकि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनके लिए, किसी और के लिए नहीं। तो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, FeO का आयरन ऑक्साइड। हमें पता है कि आयरन मोस्ट स्टेबल 2 प्लस में होता है, it changes to Fe3 plus, changes to Fe3 plus during formation of FeO, during formation of FeO। इसलिए ऑक्साइड जो बन जाता है Fe 0.96 और O 1.00। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्साइड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, यह हाइड्राइड भी शो करते। आपको समझाने के लिए, मेरे पास FeO है, हमने माना कि लेट ध्यान देना, हमारे पास FeO है, हमने माना लेट, इसके अंदर में 6 Fe2 पॉजिटिव है और 6 F
O2 ये बैलेंस्ड है, अभी इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। FeO में माना 6 मानो, 10 मानो, 20 मानो, जो भी मानो, 6 Fe2 पॉजिटिव, 6 O2 नेगेटिव, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, दो बैलेंस्ड है। अब कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हीटिंग इफेक्ट की वजह से आफ्टर हीटिंग ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर देता है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर देता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से। पहले ही बोल दिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल। तो इसका मतलब Fe3 प्लस जो है अगर चेंज हो गया तो यहाँ 4 Fe3 प्लस अब 6 O2 नेगेटिव के लिए हो गया। क्यों? मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चाहिए। इसका मतलब FeO में हीटिंग इफेक्ट देने से आयरन ऑक्साइड जो होता है डिफेक्टिव हो जाता है। ऑक्सीजन से कम आयरन होते हैं, ऑक्सीजन से कम आयरन होते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को अनायन एक्सेस बोलते हैं। अनायन यहाँ ज्यादा है, कटायन कम है, ये उनके लिए होता है। हम आगे चलें। दोबारा समझा ले, ध्यान देना। मेरे पास आयरन ऑक्साइड है, तुमने हीटिंग इफेक्ट दिया। आयरन ऑक्साइड में हम माना हमने ये केस है, हीटिंग इफेक्ट देते ही आयरन जो है अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लेगा। तो अब Fe2 के जगह Fe3 आ गया। अब Fe3 ऑक्सीजन से बैलेंस होगा। अब 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 ही Fe की जरूरत है। क्यों? न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। इसलिए आयरन ऑक्साइड के अंदर में आयरन हमेशा नॉन स्टेचियोमेट्रिक फॉर्म में रहता है, डिफरेंट रेशियो में, डिफरेंट फॉर्म में रहता है। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। अब हम आते हैं इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट, मतलब यूं समझ लो तुम्हारे पास 1 किलो चीनी है, 1 चम्मच नमक डाल दिए। तो 1 किलो चीनी में 1 चम्मच नमक डाल दिए तो नमक इम्प्योरिटीज हो गया। लेकिन 1 किलो नमक में 1 चम्मच चीनी डाल दिए तो चीनी इम्प्योरिटीज हो गई। तो किसी भी आयोनिक सॉलिड में किसी दूसरे आयन को आप अगर मिक्स करते हो तो वो उसका इम्प्योरिटीज होता है। तो इसका मतलब मिक्सिंग को तो हम डोपिंग कहते हैं, मिक्सिंग को तो हम डोपिंग कहते हैं। ध्यान देना, सच डिफेक्ट इज ड्यू टू डोपिंग। पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, डोपिंग ऑफ अनदर सब्सटेंस। अब ध्यान से सुनना, यहाँ मेरे पास NaCl का सॉलिड है, ध्यान से सुनना। हमने माना NaCl है, अगर इसमें हमने AgCl डाल दिया, AgCl को हमने डोप किया, तो क्लोरीन तो कॉमन है, तो डिफेक्ट क्या हुआ? यहाँ Ag डिफेक्ट हो गया। Ag की वजह से NaCl का सॉलिड हमारा डिफेक्टेड हो गया। Ag इज द इम्प्योरिटीज, तो Ag इज द Ag प्लस यहाँ पर इम्प्योरिटीज का काम कर रहा है, क्योंकि NaCl में AgCl डालेंगे तो क्लोरीन तो कॉमन है, लेकिन Ag यहाँ पर गया तो Ag यहाँ पर डोपिंग की वजह से, मिक्सिंग की वजह से इम्प्योरिटीज का काम किया। सच डिफेक्ट इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज डिफेक्ट व्हेन अ आयोनिक सॉलिड मिक्स्ड विद अनदर आयोनिक सॉलिड, दैट इज इम्प्योरिटीज डिफेक्ट।
लेकिन अगर तुमने हायर कटायन वाले से मिक्स किया तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट के साथ साथ कटायन की कमी भी हो जाएगी। कंडीशन हमने क्या कहा? इफ डिफेक्ट इज डोपिंग, इफ डोपिंग ऑफ हायर वैलेंसी then defect with cation excess। डिफेक्ट विद कटायन एक्सेस, इस पे न्यूमेरिकल है, याद रखना। न्यूमेरिकल इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों पर न्यूमेरिकल, याद रखना। कैसे? माना हमने लिया यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, हमने माना लिया ये AgCl है, AgCl का सॉलिड। तुमने इसमें MgCl2 या CdCl2 डाल दिया, CdCl2 को डोप किया। अब Ag तो प्लस में है, क्लोरीन चलो कॉमन है, लेकिन Cd तो 2 प्लस में। एक Cd तभी अंदर जाएगा जब 2 Ag हटेगा। न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। एक Cd तभी जाएगा अंदर जब 2 Ag रिमूव होगा अपने पोजीशन से, लेकिन बैठेगा तो एक ही जगह, एक जगह खाली हो गया। तो हायर वैलेंसी को जब हम ऐड करेंगे तो याद रखना है कटायन वैकेंसी भी क्रिएट होता है। इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट विद कटायन एक्सेस, तो सॉरी कटायन वैकेंसी। अब जिनके माइंड में जो कुछ भी है वो बोलो। कटायन वाला ध्यान देना, तुमने NaCl में AgCl डाला तो Na के जगह पर Ag गया तो Ag इम्प्यूरिटीज, लेकिन तुमने AgCl में CdCl2 डाला, Ag पर 1 प्लस चार्ज है, CD पर 2 प्लस। एक CD को बैठने के लिए 2 Ag हटना होगा, तभी तो बैलेंस होगा, 2 प्लस है। लेकिन ये बैठेगा तो एक ही जगह, 2 जगह तो बैठ नहीं पाएगा। यानी कि अगर हायर वैलेंसी को डोप करेंगे तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट विद कटायन वैकेंसी, अगर एक CD यहाँ गया तो ये जगह खाली रह जाएगी। और यही अगर तुमने AlCl3 को डाल दिया तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट विद 2 कटायन वैकेंसी, क्योंकि एल्युमिनियम आयन तो एक ही जगह बैठेगा। एल्युमिनियम आयन को जाने के लिए 3 Ag को हटना पड़ेगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। क्या उम्मीद करें आपको समझ आ रहा है? आए तभी हाँ करना। अनायन एक्सेस का केस कैसे हो जाएगा? इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट है, ये सारे केस में इम्प्यूरिटीज नहीं है ना, ये इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट है। आप डोपिंग कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, हीटिंग के थ्रू थोड़ा ही बता रहे हो। समझ आई बात क्या बोले? अनायन ज्यादा है, लेकिन अनायन एक्सेस या कटायन एक्सेस में आपने किसी को मिक्स नहीं किया। ऐसे सारे डिफेक्ट, चाहे वो कटायन एक्सेस हो चाहे अनायन एक्सेस हो, उसे इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट बोलेंगे। इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट ड्यू टू कटायन वैकेंसी। जब तुम किसी को डोप करोगे तो वो स्टेचियोमेट्रिक या नॉन स्टेचियोमेट्रिक या नहीं, इसलिए इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट अलग टॉपिक बना दिया गया, क्योंकि ये डिफेक्ट तुमने डोपिंग के थ्रू बनाया। बिल्कुल, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट ही है, बिल्कुल है। कोई दिक्कत? अब इनसे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सही तभी।
ना समझ में आए तुरंत कह देना कि सर नहीं समझ आया। बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन ध्यान देना, 1.16 हमारे पास Ni 0.98, ऑक्साइड 1.00 कंटेन Ni2 plus and Ni3 plus. Calculate its fraction. Calculate its fraction. Same question. आयरन ऑक्साइड में इसमें Fe2 plus Fe3, सॉरी नहीं दिख रहा। आयरन ऑक्साइड Fe2 plus Fe3 plus दोनों सेम क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है न्यूमेरिकल कि निकेल ऑक्साइड जो है, निकेल ऑक्साइड के अंदर में Ni2 plus भी है, Ni3 plus भी है। तो कैलकुलेट इट्स फ्रैक्शन। Ni2 plus कितना है, Ni3 plus कितना। हमने माना लेट Ni2 plus इक्वल्स टू x, तो Ni3 plus कितना हो जाएगा 0.98 माइनस x। क्यों, दोनों मिलाकर इतना। हमने अभी अभी कहा डिफेक्ट कैसा हो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कटायन एंड अनायन आर सेम। कैसा भी डिफेक्ट हो, कटायन अनायन सेम होना चाहिए, यानी दोनों का सम 0 होना चाहिए। क्लियर है। तो कटायन कितना है, कैटायन का मैग्नीट्यूड 2x 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स प्लस ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, तो -2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ कटायन एंड अनायन इक्वल्स टू 0, या दिस इक्वल्स टू दिस, एक ही बात। इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2.94 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0.94। तो हेंस फ्रैक्शन ऑफ Ni2 प्लस इक्वल्स टू 0.94 एंड Ni3 प्लस इक्वल्स टू 0.04, क्योंकि दोनों मिलकर इतना। जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कह दो, ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे। और दूसरा न्यूमेरिकल 1.25 बुक का ही है। और समझ नहीं आया तो बिल्कुल फिर से सुन लो, बिल्कुल फिर से सुन लो। कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, मान लो कि A 0.86 और B हमारा 1.00, ऐसे भी दे सकते। A के अंदर में A प्लस भी है और A2 प्लस भी, ये दोनों मिलकर इतना है। तो बताओ ये प्लस बी दोनों मिलकर इतना है, तो इंडिविजुअल कितना है। हमने माना Ni2 प्लस x, तो Ni3 प्लस 0.98 माइनस x। लेकिन हमें पता है सारे पॉजिटिव का वैल्यू और सारे नेगेटिव का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो दोनों का सम 0 होगा। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कटायन एंड अनायन आर सेम, सेम नहीं आर 0। तो ये कटायन 2x 3 इंटू दिस, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, -2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ कटायन एंड अनायन इक्वल्स टू 0। 2x 3 इंटू दिस -2 इंटू 1, x का वैल्यू ये आया, यानी Ni2 प्लस इतना है। किसी और को दिक्कत है तो फिर भी कह दो, हम बार बार कहते हैं, रिपीट करने को तैयार है। आगे चले, ध्यान देना। NaCl doped with NaCl doped with 10 to the power -3 mole %,
of SrCl2. Calculate cation vacancy. Calculate cation vacancy. NaCl में SrCl2 डाल रहे हैं। Cl2 कितना कटायन वैकेंसी करेगा? तो एक SrCl2 एक कटायन वैकेंसी करेगा। अगर ये NaCl का सॉलिड है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे जो कुछ भी है गलती होगी, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। तुमने यहाँ Sr2 प्लस डाला, Sr2 प्लस जाएगा जब दो Na प्लस हटेगा, लेकिन बैठेगा एक ही जगह, तो एक जगह खाली हो गया, तो एक जगह खाली हो गया। तो एक मॉलिक्यूल एक कटायन वैकेंसी, यानी 1 मोल 1 कटायन वैकेंसी। तो ध्यान देना, आंसर में लिखेंगे सिंस 1 SrCl2 create 1 cation vacancy, therefore number of cation vacancy created by 10 to the power minus 3 mole % of SrCl2 equals to, अगर 1 मोल 1 कटायन वैकेंसी, तो इतने मोल इतने कटायन वैकेंसी नहीं, 1 एटम 1 कटायन वैकेंसी, 1 मोल 1 कटायन वैकेंसी, तो इतने मोल इतने कटायन वैकेंसी, यानी 1/1000 इंटू मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23, % का मतलब 100, तो इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 का पावर 18, इतने कटायन वैकेंसी। तो इतने कटायन वैकेंसी। अब आप लोग